हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी हमारे चैनल बोधियागा स्टडी के द्वारा एडुटेरिया का 5000 प्लस प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है, जो कि आज सेट प्रैक्टिस संख्या 5 है। और अगर आप इससे पहले सेट संख्या 1, 2, 3, 4 अगर नहीं किए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं और उसके बाद ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडुटेरिया का सेट संख्या 5 के बारे में। तो फर्स्ट प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न आ जाता है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1885। इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कह रहा है मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मतलब कहने का सेंस है ये किस कारण से फेमस है मृत घाटी? तो यहाँ अत्यधिक उष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला आ जाता है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पहला कह रहा है जलोढ़ मृदा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। तो इसके बाद अगला क्या कह रहा है? इसके बाद आगे कह रहा है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। ये गलत है, खादर कहा जाता है नई मृदा को। तीसरा कह रहा है जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। ठीक है, जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या में लगता है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में। अगला है यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है, यानी टॉप पर है? यूरेनियम के भंडार में कौन सा देश जो है टॉप पर है? तो कौन सा देश टॉप पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सुमेलित है जो नहीं है? यहां बोला कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है वो क्या है? सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है, ये सही है। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है। ठीक है, और मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर को दक्षिणी सागर से जोड़ता है। तो ये तीनों राइट है, लेकिन इसमें गलत कौन सा है? सुमेलित कौन नहीं है? तो ये डी वाला। इसके बाद अगला है ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थान जो स्थल है वह प्रचलित है? तो भीतरकनिका जो है, जो कि ओडिशा में है। भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में। तो यहाँ ओलिवे
ओलिव रिडले कछुआ के लिए यह स्थान प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद आगे है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन को क्या जाना जाता है? ये विश्व का फेफड़ा, वर्ल्ड हार्ट कहलाता है। ठीक है, अर्थ ऑफ हार्ट। इसके बाद आगे है, कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कौन है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये कौन सा है? तो ये है आपका फ्लोरोक्लोरोकार्बन, यानी इसे बोलते हैं CFC गैस। क्या बोलते हैं इसे? CFC गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टॉसले। कौन किया था? एजी टॉसले। किसने किया था? एजी टॉसले ने। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टॉसले ने किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, यानी 1, 2, 3। पश्चिम की ओर नर्मदा भी प्रवाहित होती है, माही भी प्रवाहित होती है, ताप्ती भी प्रवाहित होती है, लेकिन कौन नहीं होता है? महानदी। लेकिन यहाँ पूछा है कौन प्रवाहित होती है, तो 1, 2, 3 ये तीनों प्रवाहित होती है। ये महानदी जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए, और एक ट्रिक याद रख लीजिए, पश्चिम की ओर जो नदियां भारत से गिरती है तो उसका ट्रिक है नमस्ते लंदन। नमस्ते 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 लंदन। ठीक है, इसका ट्रिक है न से नर्मदा, म से माही, स से साबरमती, त से ताप्ती, ल से लूनी। याद रखिएगा, ये सब जो जितनी भी नदियां हमने आपको ट्रिक से बताए ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, यानी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण। कौन है जो ऑक्सीकरण नहीं है? कौन है जो ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण। ठीक है, इसके बाद अगला है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है, यानी कौन है? तो ये ग्रेफाइट है। ठीक है, कौन सा अधातु जो है विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। इसके बाद अगला है रबड़ किसका बहुलक है? तो ये आइसोप्रीन का बहुलक है। इसके बाद आगे है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। क्या कह रहा है प्रश्न में? तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो समतल व उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, समतल व उत्तल दर्पण होता है। इसके बाद आगे है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहे के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कौन सा मिश्रण पृथक्करण विधियां हैं? कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। रवादार, आसवन, निस्संदन, ऊर्ध्वपातन, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। एस्ट्रोजोन भी स्रावित होता है, रिलैक्सिन भी स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरॉन भी स्रावित होता है। चलिए आगे है, अगला प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए। इसका सुमेलित करना है। तो पहला टेकोफेरॉल में क्या होता है? तो जनन क्षमता में कमी आती है। इसके बाद नेफ्थोक्विनोन में क्या होता है? तो चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमना पर अत्यधिक स्राव होता है। थायमिन के कारण क्या होता है? तो ये बेरी रोग होता है। और इसके बाद है साइनोक्वालामिन में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलिए आगे है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कुटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो फुटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला है, कौन ऊर्जा का मात्रक है? कौन जो है वो ऊर्जा का मात्रक है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। जूल क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। इसके बाद आगे है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में किया गया है। किसमें किया गया है? भाग 9 के ख में किया गया है। ठीक है, किसमें? भाग 9 के ख में। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध है? तो भाग 9 के ख में है। इसके बाद आगे है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है। उच्चतम जो न्यायालय है वह 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। जबकि उच्च न्यायालय जो है वो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, उच्च न्यायालय जो है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आगे है, मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, यानी कि 1 2 3 तीनों सही है। चलिए अब पढ़ लेते हैं थोड़ा। कह रहा है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। इसके बाद दूसरा है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने
भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में 8 मूल कर्तव्य को जोड़ने का सुझाव दिया था। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। हाँ, जोड़ा गया। और अभी वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है? तो 11वां मौलिक 11 भी टोटल मौलिक कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर था 1, 2, 3, तीनों सही है, चौथा वाला सही नहीं है। तो कह रहा था इसमें कौन सही है, तो 1, 2, 3 तीनों सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 26 नंबर क्या कह रहा है। तो कह रहा है 1919 में भारत शासन अधिनियम में 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। तो केंद्र के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, सही है। इसके बाद प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, ये भी सही है। इसके बाद इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो इनमें सभी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किन्हें सौंपा गया था? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किन्हें सौंपा गया था? तो डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। ठीक है, किनको सौंपा गया था? जॉन मथाई को सौंपा गया था। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आगे देखिए। कह रहा है कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, ये नहीं है। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अगला क्या कह रहा है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत, इसे ही ड्राफ्टिंग ऑफ लैप्स कहते हैं, इसे ही हिंदी में हड़प नीति कहते हैं, और एक और नाम व्यापकगत सिद्धांत के, ये भी इसका नाम है, के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवध। तो कौन शामिल नहीं था? तो अवध शामिल नहीं था। सतारा शामिल था, बघाट शामिल था, झांसी शामिल था। अगला है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1930 में पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो इसका राइट आंसर था 1930 में पारित किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला है इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र जो है संपादन किनके द्वारा किया गया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद अगला है कांग्रेस के किस
कांग्रेस की किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति अस्वीकार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो 1909 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन। इसके बाद अगला है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। इसके बाद अगला है कौन सा कथन जालियांवाला बाग हत्याकांड में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन संख्या डी। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था? जी नहीं, ये गलत है। इसके उपरांत क्या किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत 1921 में असहयोग आंदोलन लाया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को लाया गया था। 1921 नहीं, 1920 को लाया गया था। चलिए अगला है भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता काल में पाई गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला है किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा, हर्ष के द्वारा धारण किया गया था शीलादित्य का। इसके बाद अगला है किस संत को कृष्ण एवं विष्णु, कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को क्या माना जाता है? तो कृष्ण एवं विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके बाद अगला है प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि बिहार के भागलपुर में अवस्थित है, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था 9वीं सदी में। ठीक है। इसके बाद अगला है किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए अपने राज्यवैद जीवक को भेजा था? तो किस राजा ने या शासक ने भेजा था? तो ये बिंबिसार ने भेजा था। ठीक है। इसके बाद अगला है किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा देख लीजिए आगे। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है या थी? हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी। ठीक है। इसके बाद अगला है तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। तारीखे मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। इसके बाद अगला है, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। आगे है किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा था?
तो कौन से वायसराय का कार्यकाल जो है लंबा रहा था? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था। ठीक है, तो किस वायसराय का कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा था? तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल जो है वो सबसे लंबा रहा था। ठीक है, चलिए आगे है एनाटॉमी। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधे की संरचना का। तो एनाटॉमी विज्ञान में किसकी अध्ययन की जाती है? तो ये जानवरों एवं पौधे की संरचना का। ठीक है, इसके बाद अगला है सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? सकल घरेलू उत्पाद जीएनपी में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवासियों की आय का। विदेशी निवासियों की आय का जो है जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है अगला प्रश्न कह रहा है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में बाजार में मुद्रा आपूर्ति के नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है कौन सी रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है या रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है भारतीय आय निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1982 में किया गया था। भारतीय आय निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था सन 1982 में। ठीक है, इसके बाद अगला है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आईएमएफ जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये था हमारा सेट संख्या 5 का 50 प्रश्न। तो कुछ स्मरणीय तथ्य हैं उसे भी देख लीजिए। कह रहा है बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो बिंबिसार ने अंग प्रदेश को किसे हराकर मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को, जो कि अंग का शासक था, उसे हराकर बिंबिसार ने अंग प्रदेश को क्या किया? मगध में मिलाया। इसने मगध की राजधानी कहाँ रखी थी? बिंबिसार कौन से वंश से थे? हर्यक वंश से। तो मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, जिसे गिरिब्रज या राजगीर में था, अभी वर्तमान नाम राजगीर है। इस समय इनके भगवान बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है, इनकी हत्या इनके पुत्र अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु को कुनिक के उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। ठीक है, अजातशत्रु की जो हत्या है उसी का पुत्र उदयन ने किया। कौन किया? उदयन ने। इसके बाद अगला है उदयन ने पाटलिपुत्रा की स्थापना की। इसके बाद अगला है शिशुनाग ने
राजधानी को पाटलिपुत्रा से कहाँ कर दिया, वैशाली ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित किया। इसके बाद इसी के में शिशुनाग वंश में ही एक शासक हुआ कालाशोक, जिसने क्या किया, वैशाली से राजधानी पुनः कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्रा में ही। इसके बाद बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को अनुयायी थे, ठीक है। बिंबिसार जो शासक थे हमारे मगध साम्राज्य के, हर्यक वंश के, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और इन्हीं के जो पुत्र थे अजातशत्रु, ये प्रारंभ में तो जैन धर्म के मानते थे, इसके बाद ये फिर बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, ठीक है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो ये महापद्मनंद था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की, ठीक है। तो ये था हमारे सीट संख्या एडिटोरिया का, सीट संख्या 5 था। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको यह टॉपिक। अगर अच्छा लगता है तो आगे भी इस टॉपिक को पूरा हम लोग 100 सेट तक ले जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको यह वीडियोस। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।